जय श्री महाकाल। महाकाल ज्योतिषम में आज हम बृहस्पति का गोचर 2030 जन्म कुंडली में अध्ययन करेंगे। देवगुरु बृहस्पति के गोचर को हम सभी 12 राशि में जानेंगे। तो बिना विलंब किए हम सबसे पहले गुरुदेव की जो गोचर पुराना और नया और आगे आने वाला, उसे पहले हम लोग समझ लें। तो मैं यहाँ पर आपको 2021 से बता रहा हूँ। तो 2021 6 अप्रैल को गुरुदेव का गोचर कुंभ राशि में था। फिर वो 2021 में ही 14 सितंबर को मकर राशि में विराजमान हो गए और उसके बाद नवंबर 2021 को वो फिर से कुंभ राशि में प्रवेश कर गए थे। इसके बाद वो 13 अप्रैल 2022 को मीन राशि में विराजमान हो गए थे और ये 22 अप्रैल 2030 तक मेष राशि में गोचर करना शुरू कर देंगे। यानी 21 अप्रैल 2023 तक प्रेजेंट में गुरुदेव अभी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और जब 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि में प्रवेश करेंगे, वहां पे गुरुदेव वृषभ राशि में 1 मई 2024 तक विराजमान रहेंगे। तो ये अवधि बहुत बड़ी होती है और देवगुरु की जो आशीर्वाद है वो बहुत ही चमत्कारी होता है। हमें पूरा का पूरा चमत्कार और आशीर्वाद हमें लेना चाहिए। उसके लिए हमें कुछ बातों का जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले ज्योतिष में गुरुदेव का क्या इंपॉर्टेंस है उसे समझाने की कोशिश करता हूं। तो ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को हम नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा गया है। शुभ ग्रह का मतलब शुभ करने वाला ग्रह। जहां बैठे हैं वहां पे वो फल पूर्ण तरह शुभ ही हमें देंगे। जहां पे दृष्टि होगी वहां पर भी हमें शुभ ही फल देंगे। बृहस्पति जी का गोचर हमारे जीवन में प्रगति लेके आता है। बृहस्पति को सभी देवताओं के गुरु भी माने जाते हैं। अगर हम कारक की बात करें तो गुरुदेव ज्ञान के कारक है, कर्म के कारक है, संपत्ति के कारक है और ये 3 हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखते हैं। हमारा ज्ञान, हमारा कर्म, हमारी संपत्ति। गुरु के गोचर के प्रभाव से हमारी रुचि अध्यात्म की तरफ, धार्मिक कार्य की ओर बढ़ जाती है। जब भी किसी के गुरु की आशीर्वाद होती है, वो व्यक्ति जरूर अपने अध्यात्म और धार्मिक कार्य की ओर रुझान बढ़ा देता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि व्यक्ति को गुरु के संसर्ग में रहना चाहिए। गुरु का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ये लंबे समय तक रहते हैं और ये 22 अप्रैल को सुबह मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे।
तो ये जानकारी हमें बहुत जरूरी है कि हम किस तरीके से बृहस्पति महाराज को अपने कुंडली में देख रहे हैं। अब हम सबसे पहले मेष राशि में देखते हैं। तो मेष राशि में 22 अप्रैल को 1 मई तक गुरु देव एक हाउस, फर्स्ट हाउस में एक यानी मेष राशि में विराजमान हो जाए। वहां पे पहले से ही राहु रहेंगे और पीछे में शनि महाराज भी रहेंगे। अभी तक तो गुरु इन दोनों ग्रह के बीच में थे, अब गुरु राहु के साथ आ गए हैं, तो राहु को पूर्ण दृष्टि राहु को गुरु की मिलेगी। अब वो राहु भी गुरु के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे कर्म हमें दे सकता है। मेष व्यक्ति मंगल के द्वारा कंट्रोल होते हैं, इस कारण से ये बहुत ही तेज रहते हैं अपने कामों में, बहुत आशावादी, निडर, साहसी और अपने जीवन अपनी शर्तों पर उन्हें जीना पसंद है। तो इन राशि वालों के लिए गुरु का गोचर बहुत ही संभावनाएं लेके आया हुआ है, बहुत ही सही संभावनाएं हैं। अगर मेष राशि वालों के लिए विवाह का प्रपोजल आया हुआ है और उस पर कुछ वर्क चल रहा है, लेकिन कुछ कारण से अड़चने थी, राहु उसमें कुछ नहीं डाल पा रहे थे अपनी संभावनाएं और आपको भ्रमित करके रखे हुए थे, अब राहु के साथ गुरु महाराज आने से विवाह संपन्न हो जाएंगे मेष राशि वालों के। वैवाहिक जीवन में अगर कोई मेष राशि वालों का वैवाहिक जीवन, जिनकी शादी हो चुकी है, उसमें भी राहु के कारण कुछ मतभेद पैदा हो गए थे, भ्रम पैदा हो गया था। अब गुरु के आशीर्वाद से वो भ्रम भी समाप्त हो जाएंगे। अगर व्यक्ति अपने बिजनेस में, कार्य में कुछ दिक्कतें आ रही थी राहु के कारण, अब वो आय में भी वृद्धि हो सकती है। मेष राशि वालों, आप हो सकता है कि कुछ राहु के कारण बीमारी के भी करीब आ गए थे और आप ठीक नहीं हो पा रहे थे। तो मेष राशि वालों, आप गुरुदेव की आशीर्वाद से 22 अप्रैल के बाद एकदम फिट फाट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी। अगर आपके जो पुराने काम रुक रहे थे, जो भ्रम हो रहे थे, आपको करने में दिक्कत हो रहा था, सारा का सारा काम यहाँ पर देखिए गुरुदेव का आशीर्वाद से पूरा हो जाएगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में भी सफलता पूर्ण तरीके से, कैरियर में पूर्ण तरीके से सफलता ले पाएंगे। यहां मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि शनि महाराज की तीसरी दृष्टि गुरुदेव पर है, तो ख्याल रखें, राहु साथ में है, शनि की तीसरी दृष्टि है, बहुत कुछ एकदम से सही नहीं होगा। आपको माइंड में बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, अपनी दृढ़ शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन आपकी संभावनाएं सब सही हो जाएंगी जब आप गुरुदेव का मंत्र को उच्चारण करेंगे। और कुछ रेमेडी रहती है गुरुदेव की, अगर वो आप करते रहें तो आपको कोई भी डिफिकल्टी राहु और शनि के कारण भी नहीं होगी, ये गारंटी है। तो आखिरी में मैं रेमेडी भी आपको सब बताऊंगा, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो अब हम दूसरी राशि की तरफ चलते हैं, वृषभ राशि। देखिए, वृषभ राशि वाले का स्वभाव तो बहुत ही शांत रहता है, कोमल रहता है, अपनी क्षमता को वो जानते हैं कि वो क्या कर सकते हैं।
उनका जो धन संपत्ति मान सम्मान बहुत रहता है उनको, उनकी दृढ़ निश्चय बहुत रहते हैं, दृढ़ निश्चय रहते हैं, वो कठोर से कठोर फैसला लेने में वो हिचकिचाते नहीं हैं। तो वृषभ राशि वालों, आपके लिए गुरुदेव की क्या ब्लेसिंग है इसे आप समझिए। तो आपके लिए गुरुदेव दूसरे यानी कि 12वें हाउस में रहेंगे, और 12वां हाउस कहीं ना कहीं हमारे लिए लॉस का हाउस रहता है। तो बृहस्पति इस हाउस में जाके अशुभ हो जाते हैं आपके लिए, और धन जो आपके साथ धन का जो संबंधी मामलों में आपको सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए कि इसे मैं यहाँ पे खर्च करूं कि नहीं करूं, अगर करता हूं तो वो कितना मुझे प्रॉफिट देगा बाद में। यानी रिस्क यहाँ पे ज्यादा है, आपको रिस्क को समझना पड़ेगा। आप अपने गुरुदेव की ब्लेसिंग के द्वारा अपने विवेक को पहचानिए, अपने माइंड को समझिए और उस पर आप एनालिसिस करिए। आपको अपने खर्चों को वृद्धि कम करना पड़ेगा। अगर कुछ ज्यादा खर्च हो रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप खर्चों को कम करिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 12वां हाउस स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है, तो आप किसी भी क्षेत्र में हो वहां पर भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पे गुरुदेव आपको क्लीन चिट वहां से निकाल सकते हैं। अगर आप सामाजिक या आर्थिक दायरे में कुछ पैसा उधार देना चाहते हैं तो कृपा करके ये समाज सेवी काम अभी आप बंद कर दीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे सामाजिक और आर्थिक दायरे में मुझे उससे कोई भी लाभ नहीं लेना है, तो आप जरूर दीजिए। यहाँ पे आपको पूरा निस्वार्थ ही काम करना है, तभी वो आपको फलित करेगा। अगर आप उसमें कुछ भी स्वार्थ रखेंगे तो आपको वो बीमारियों में बदल देगा। आप लोगों और रिश्तेदारों को आंख मूंद कर भरोसा करना बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पीछे से वार हो सकता है। सट्टेबाजी है या कोई जोखिम भरे उपकरण है, उन्हें आप थोड़ा सा दूर ही रखिए, जिस कारण से आप अपने आप को हर चीजों से बचा सकते हैं। एक तो राहु है और वो भी 12वें हाउस में है, और वहां पे शनि की दृष्टि भी है। तो कृपा करके वृषभ राशि वाले थोड़ा सा इस पर विचार रखें, तो जरूर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रेमेडी जरूर करते रहिए गुरुदेव की, आपको पूरा का पूरा उसका आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, डिफिकल्टी हर एक के लाइफ में है और आएगी, उससे आप अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन कितनी देर से और किस मतलब आपको कितना पेन पहुंचाती है, उस पर ये सारी चीजें डिपेंड रहेंगी। किसी को पूरा का पूरा निचोड़ के वो अलग कर देगी, किसी को वो थोड़ी सी ही पिंच करके अलग कर देगी। तो ये अपनी अपनी क्षमताओं पर आपको लेना है। आप इस तरीके से मत बोलिए कि सब मैं डिफिकल्टी को संभाल लूंगा, ऐसा नहीं है। हर चीजें हर व्यक्ति के पास में हर समय नहीं हो सकती हैं। हमें किसी ना किसी तरीके से उसे संभालते हुए चलना पड़ेगा। अगर आप बहुत कठोर हैं, बहुत दृढ़ हैं, लेकिन आप बीमार पड़ गए, तो आप किस तरीके से अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे? मुझे लगता है उस समय जरूर आपको प्रॉब्लम हो सकती है।
तो आप इन सब चीजों को बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में ना लीजिए। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि। तो देखिए यहाँ पे हमने मिथुन, पहले हाउस में मिथुन लिखा है, ये तीसरा है, इसीलिए इसे मिथुन लग्न या मिथुन राशि के नाम से हम लोग जानते हैं। और मिथुन राशि वालों के लिए गुरुदेव का जो लोकेशन है वो है 11वें हाउस में। तो ये बहुत बढ़िया हाउस है, बहुत बढ़िया हाउस है मिथुन वालों के लिए। मिथुन वालों का कैरेक्टरिस्टिक्स जरा समझ लेते हैं। मिथुन राशि वालों का जवाब एकदम हाजिर रहता है, जब भी आप कुछ पूछो वो पहले से तैयार है। बहुत फुर्ती, बहुत ही उनके अंदर में इतना फास्ट रिस्पांस रहता है कि कौन मैं बता दूं, ये इनके पास में रहता है, पेट में रखने की उनकी फुर्सत ही नहीं रहती। बहुत ये आकर्षक रहते हैं, दोस्ताना व्यवहार रहता है, बहुत क्यूरियस रहते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के ये रहते हैं, हर चीज को वो समझना चाहते हैं और अपने आईक्यू के द्वारा अपने जो भी पार्टी होगी या जो भी समारोह होगा उसमें वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली मिथुन राशि बुध राशि से कंट्रोल होता है और बुध हमारे लिए बालक को रिप्रेजेंट करता है। तो मिथुन राशि वालों के अंदर कितने भी बड़े हो जाए, बालक छिपा रहेगा। वो बालक जैसा व्यवहार जब तक नहीं करेंगे वो खुश नहीं रह सकते हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि आप बालक जैसा ही व्यवहार करिए और खुश रहिए। ये एक अच्छी चीज इनके अंदर में धीरे धीरे डेवलप हो जाती है कि ये अच्छे बातचीत करने वाले तो रहते हैं, क्योंकि इसमें वाणी का बहुत योगदान रहता है। बुध, मिथुन राशि वालों के पास बुध का बहुत अधिक इफेक्ट रहता है, वाणी का बहुत इफेक्ट रहता है। वो वाणी के द्वारा हर चीज को बातचीत करते हैं और धीरे धीरे वो सुनने में भी बहुत माहिर हो जाते हैं। बचपन में तो मुश्किलें नहीं हो पाती हैं, पर अगर अच्छे हमें कार्यकर्ता बनना है तो हमें सबसे पहले श्रोता भी होना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तो ये कमी भी है और ये हमें करना भी चाहिए। तो अब हम देखते हैं गुरु देव की यहाँ पे ब्लेसिंग मिथुन राशि वालों के लिए क्या क्या है। तो सबसे पहला कंक्लूजन यही है कि आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आपको बहुत उच्च अधिकारियों से कनेक्शन रहेगा, आपकी मान्यता बहुत बढ़ जाएगी, आपकी शक्ति, प्रतिष्ठा, आपकी वेतन में वृद्धि हो जाएगी। अगर आप पार्टनरशिप की तरफ है तो पार्टनरशिप भी आपकी बहुत लाभ देगी, और अगर पार्टनरशिप नहीं है तो आप नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। आपको अपने जीवन साथी के साथ, अपने पार्टनर के साथ भी बहुत ही लाभ मिलेगा। ज्ञान को अगर आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ज्ञान को अगर बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव बैठे हैं प्रॉफिट हाउस में। तो यहाँ पे आपको अपने छोटे भाई बहन से भी बहुत चीजें मिल सकती हैं, उनसे आप कड़क भाव व्यवहार मत करिएगा, अपनी वाणी को आप कंट्रोल करके रखिएगा। तो अंत में मैं यही बोलूंगा मिथुन राशि वालों के लिए कि 22 अप्रैल 2023 के गोचर के बाद आपका भाग्य की संभावनाएं आपके लिए उज्जवल हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रखें, ये राहु के साथ है, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी लेकिन आपको समझनी पड़ेंगी। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि भी है, तो जरूर कहीं हमें प्रॉफिट में लक साथ नहीं देगा, एकदम से लक साथ, क्योंकि ये लक में बैठे हैं शनि महाराज, तो हमें कभी भी वो एकदम से लक नहीं देंगे। ये सब चीजें हर व्यक्ति की महादशा पर भी निर्भर करती हैं। अगर आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा में ये सब ग्रह हैं तो आपको इस तरीके का व्यवहार जरूर मिलेगा।
अब हम देखते हैं चौथी राशि, जिसे हम कर्क के नाम से जानते हैं। कर्क वाले मून यानी कि चंद्रमा से कंट्रोल होते हैं, बहुत ही भावुक होते हैं, मदद करने और टकराव से बचने की उनकी पूरी स्ट्रेटजी बनी रहती है, लेकिन निरंतर अपना वो संकल्प दृढ़ करते जाते हैं। बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, है ना। महत्वाकांक्षी ये अपने कंसेप्ट में दृढ़ में रहते हैं और धीरे धीरे वो अपनी तरक्की को पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हम समझना चाहेंगे कि किस तरीके से गुरुदेव इस गोचर में कर्क राशि वालों को ब्लेसिंग देंगे। तो गुरुदेव कहाँ बैठे हैं? गुरुदेव बैठे हैं आपके कर्म हाउस में। कर्म हाउस में जब गुरुदेव बैठेंगे तो आपको पूरा का पूरा कर्म बहुत अच्छी ब्लेसिंग देंगे। तो अब हम समझते हैं कि बृहस्पति दशम भाव में गोचर करेंगे तो इनके व्यावसायिक जीवन के लिए एक अच्छा ट्रांसफॉर्म होगा। जरूर इनकी माँ के लिए दिक्कत हो सकता है, स्वास्थ्य के लिए समस्या भी आ सकती है, तो उस पर इनको ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर ये नौकरी को और अपग्रेड करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो जरूर कर सकते हैं। पर ध्यान रखें कि शेयर और सट्टे के ऊपर में ज्यादा अपने आप का निवेश ना करें, नहीं तो वो आप घाटे में भी जा सकते हैं। हाँ, जो व्यक्ति बैंकिंग में हैं, फाइनेंस में हैं, मैनेजर हैं, लॉ में हैं या फिर कोई एजुकेशन में हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छा परिवर्तन का समय है। ये परिवर्तन का उपयोग पूरा तरीके से ले सकते हैं, लेकिन हमें परिवर्तन करने के लिए कुछ बेहतर उपयोग को भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी होमवर्क अच्छा होना चाहिए। अगर आपका होमवर्क अच्छा है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि कर्क राशि वालों का महत्वाकांक्षी ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन तरक्की पसंद करते हैं। इनको तरक्की पसंद है। अगर तरक्की होते रहे तो ये जहां पर काम कर रहे हैं वहीं पर ये काम करते रहेंगे। इन्हें कोई दिक्कत नहीं है, इनको तरक्की चाहिए, बहुत एम्बिशियस नहीं होते। तो चलिए अब हम बात करते हैं सी लग्न वालों की। सी लग्न का जो कंट्रोल पॉइंट है वो है आपका सन। सूर्य के द्वारा ये कंट्रोल होते हैं। लॉइन इनका सिंबल है, जो कि ये दर्शाता है कि ये बहुत बड़े दिल के होते हैं। अपने आसपास के लोगों के तरफ बहुत ही दयालु होते हैं। अगर इनसे कोई उधार मांग लिया तो ये उसको दे देंगे। इतने उदार होते हैं कि किसी का दुख इनको देखा नहीं जाता। अगर कोई रो रहा है तो ये रोने बैठ जाएंगे। जरूरतमंद को तो ये जितना देना चाहे दे सकते हैं, अपनी पूरी जायदाद भी देना चाहे तो ये दे सकते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा ऐसी परवाह नहीं करते हैं, सुनिश्चित नहीं करते हैं। जैसा आपको जरूरत है उस तरीके से ये जरूरतमंद को पैसा या उनको मदद कर सकते हैं। तो सिंह राशि वालों, आपके कुंडली में गुरुदेव कहाँ विराजमान हैं? तो आप देखिए, गुरुदेव आपके भाग्य के हाउस में विराजमान है। बहुत ही बेहतर काम आपके लिए होने वाला है। जब भी गुरुदेव आपके भाग्य राशि में होंगे, आपका लक आपके साथ होगा। और यहाँ पर देखिए कि गुरुदेव आपको ही पूरी तरीके से देख रहे हैं। पूरा कंसंट्रेशन इस पहले हाउस में है। ये 5th
दृष्टि कहलाती है। 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम हाउस में है और 9वीं दृष्टि आपके 5th हाउस में है। बहुत ही बेहतर होने वाला है सिंह राशि वाले। सिंह राशि वालों का अभी तक जो भ्रमित वर्क था, जो गलत डिसीजन थे, सारे के सारे ठीक होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि गुरुदेव अभी 12 यानी कि 8वें हाउस में थे, यानी शनि और राहु के बीच में थे। 2 पाप ग्रह के बीच हम सही डिसीजन नहीं ले पाते। तो क्या हमें किस तरीके की ब्लेसिंग मिलेगी? चलिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो यहां पर देखिए, बृहस्पति का गोचर भाग्य की संभावना को बढ़ा देगा, आपके लक को बढ़ा देगा। संतान के मामले में बहुत अच्छा समय होगा, क्योंकि संतान की तरफ आपका ब्लेसिंग मिल रही है। शिक्षा, अध्ययन और आपके नए लोगों के साथ व्यवहार बहुत ही अच्छे होंगे। आप अपने लाइफ स्टाइल को और अच्छी तरीके से ऊपर उठा पाएंगे। जरूर, क्योंकि ये 9th हाउस में बैठे हैं, तो जरूर आपको कोई एक ज्ञानी व्यक्ति आपके लाइफ में आएगा और वो ज्ञानी व्यक्ति आपको बहुत अच्छे से मार्गदर्शन देगा और आप अगर उस चीज को समझ सकते हैं तो जरूर आपको बहुत फायदा हो जाएगा। अगर कंक्लूजन में देखें तो इस अवधि में आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। बेहतर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आपके पूरे लाइफ में। तो आप बताइएगा कि 22 अप्रैल के बाद क्या आपके साथ हुआ, जिससे कि और भी हम लोगों की डीप जो कंसेप्ट्स हैं उसको हम और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो सिंह राशि वालों, आप देखिए 22 अप्रैल के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं। पर ध्यान रखें, राहु 7 में है, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। शनि महाराज की 30वीं दृष्टि है, जो कि आपको देख रही है 7वें दृष्टि से। देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो शनि महाराज हैं वो आपको भी देख रहे हैं, जैसे गुरुदेव देख रहे हैं, शनि महाराज भी आपको देख रहे हैं। तो इतनी जल्दी आपको हर चीज तो यहाँ पर नहीं मिलेगी, क्योंकि शनि महाराज हर चीज को बहुत स्ट्रगल कराते हैं, डिजर्व बनाते हैं, तब जाके आपको हर चीज मिल सकती है। तो सिंह लग्न वालों, जरा आप ध्यान से अपना काम करिए, मेहनती बने रहिए, जिज्ञासु बने रहिए और आप अपने लाइफ में बहुत चेंजेस पाएंगे, ये मेरी गारंटी। अब हम देखते हैं 6th यानी कन्या राशि वालों को या लग्न वालों को। कन्या राशि वाले बहुत ही समझदार होते हैं। कार्य जो इनका काम रहता है वो पूरी पूर्णता के साथ करते हैं, इसमें कोई भी रिजल्ट को वो नेगेटिव या फिर अधूरा नहीं छोड़ते। थोड़े से आलोचक और रूढ़िवादी विचारों के होते हैं, जो कि इनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देता है। अपनी भावनाओं को दबा के रखते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना व्यवहार अच्छा लगता है, लेकिन जितना हो सके आप अपने बात को कहिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। गलतियां किसी से हो सकती हैं, आपसे भी हो सकती है, उसको बता देना ही ठीक है या उसको लिख देना ही ठीक है। ये मत सोचिए कि मैं डायरी में लिखूंगा तो वो कोई देख लेगा, जो देख लेगा वो देख लेगा, उसमें कोई डरने की बात नहीं। कन्या लग्न वाले राशि वालों के साथ एक बहुत अच्छी बात है कि वो जो मन में ठान लेते हैं उसे वो पूरा करके ही आराम से बैठते हैं। तो ये थी इनकी बिहेवियर बातें। अब हम देखते हैं गोचर में गुरुदेव इनको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो गुरुदेव इनके 8th हाउस में बैठे हैं। जरूर 8th हाउस में
इनको कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म करने के लिए यहाँ पर विराजमान है। हालांकि 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस हमारे डिफिकल्टी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पे हमें आगे कुछ उस चीजों का हमें फेस होने वाला रहता है, तब हमें डिफिकल्टी जो हमने सीखी है वो डिफिकल्टी हमारी काम आती है। तो कन्या लग्न, कन्या राशि वालों के लिए ये है कि आप अपने पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में कुछ दबाव महसूस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका जो 12वां मीन लिखा है, यहाँ पे गुरुदेव यही बाजू में बैठे हैं, तो ये आपका पार्टनरशिप और मैरिज हाउस है जो कि यहाँ पे बैठा हुआ है। तो आपको जरूर कुछ ना कुछ दबाव महसूस होगा आपके पारिवारिक से, आपके वैवाहिक जीवन में, तो उसे आप समझने की कोशिश करिए। हर चीज का सॉल्यूशन है। ब्रॉड वे में सोचेंगे तो सब कुछ मिल सकता है, नैरो में सोचेंगे तो आप अननेसेसरी अपने आप को डाउन महसूस करेंगे। आपको अपनी माता का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से सीधा आपके 4th हाउस की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, तो अपनी माता की तरफ आप ध्यान रखिए। अपनी वाणी की तरफ, है ना, आपकी जो यहाँ पर वाणी है उसको भी आप नियंत्रण रखिए, सारी चीजें व्यवस्थित होती चली जाएंगी। आपको कहीं जाना है, ड्राइव करें पर ध्यान से गाड़ी को चलाएं, ओवर स्पीड ना ले, अपने आप को एकदम से सुपरमैन ना सोचे, तो ही आपको प्रॉब्लम कम होगी। पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में सावधानियों से संभालना बहुत आवश्यकता है। कम से कम अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो 24 तक शादी को टालना मेरे मतलब विचार से उचित रहेगा, क्योंकि अननेसेसरी अन्य प्रॉब्लम को भी इकट्ठा करना बहुत ही आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। माता का स्वास्थ्य को आपको बहुत ही ध्यान रखना है। अगर आप कोई जमीन या कोई घर लेना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, उसको भी थोड़ा सा आप विलंब अभी कर सकते हैं, क्योंकि अभी सारी चीजें आपकी इस तरीके की कहीं ना कहीं आपको अड़चने ला सकती हैं। आप अच्छा सौदा कर रहे हैं पर कहीं वो मेडिकल प्रॉब्लम, ये अपना आपकी वकील से प्रॉब्लम ना हो जाए, या कोई दूसरे लोगों से प्रॉब्लम नहीं हो जाए, लड़ाई झगड़े ना हो जाए। तो इस कारण से मैं चाहता हूं कि अप्रैल 24 तक आप अपने आप को इस तरीके से बचाएं, क्योंकि पहले ही आप दूसरे डिफिकल्टी में फंसे हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि और नई डिफिकल्टी आप मत लीजिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 7th राशि, 7th लग्न को, जो कि तुला लग्न, तुला राशि लिब्रा है। तो भाई तुला राशि वाले आप सबके लिए अच्छा करते हैं, ठीक है, सबके लिए अच्छा। आपके लिए कोई भी छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं, सबके लिए अच्छा। आप विवादों को चुटकी में निपटा सकते हैं, आप उसमें बहुत ही कुशल होते हैं। न्याय को आप गहरी डीप स्टडी करने की आपकी आदत है। निष्पक्षता आपके में बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपकी रणनीति बहुत ही चतुर है। आप बहुत अच्छे आयोजक भी होते हैं, और आप सभी चीजों को शिष्टता के दौर में शिष्टता के साथ में किया करते हैं। ये एक आपके अंदर का व्यवहार, बिहेवियर मैंने बताया। अब आपको गुरुदेव का ब्लेसिंग किस तरीके से मिलेगा उसे हम समझते हैं। तो गुरुदेव बैठे हैं आपके पार्टनरशिप के हाउस में, ठीक है। तो यहाँ पे राहु और शनि की पूर्व दृष्टि होने के कारण आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वैवाहिक में होने वाला है। तर्क वितर्क आपके मिसेस के साथ या आपके हस्बैंड के साथ हो सकते हैं, उसे आप जरा ध्यान से समझिएगा। हम अगर नियंत्रण में सब चीजें करेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हमें अपने
प्रॉब्लम को, मुद्दों को आपस में ही सुलझाना मेरे ख्याल से सबसे अच्छा रणनीति होती है। अगर आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम है या आप कोई कर्ज में डूब रहे हैं या कर्ज आप लेना चाह रहे हैं, तो अभी आप मत लीजिए, क्योंकि ये समस्या आपकी और भी आपको दिक्कतें दे सकती है। तो पूरी तरीके से मैं बोलूं तो यहाँ पे आपको जरूर कहीं ना कहीं थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 8वीं राशि वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि वालों, आपका जिंदगी को अपने अंदाज में जीना पसंद है। आदर्श और मूल्यों पर आप समझौता नहीं करते हैं। आप बहुत अच्छे भरोसेमंद के दोस्त हैं। वफादार जीवन साथी के साथ में अपना व्यवहार रखते हैं। पूरी ऊर्जा आप अपने कार्य में देते हैं। पूरे आत्मविश्वास, पूरे लगन के साथ आप अपना कमिटमेंट पूरा करते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए गुरु महाराज बैठे हैं 6th हाउस में। तो यहाँ पे बैठना गुरुदेव के लिए भी हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला हाउस कहलाता है। तो यहाँ पे चीजों को आप सरलता से लें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो अन्य वजह आपकी दूसरी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं, जैसे कि आपका पारिवारिक जीवन, निवेश, धन और बच्चों में आपको तनाव महसूस हो सकता है। तो इसको आप थोड़ा सा संभालने की कोशिश करें, बैलेंस बनाने की कोशिश करें। आपके पास बहुत अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप उसको समझने की कोशिश करें। इस समय आपके बच्चों की देखभाल आपको ही करनी है, ये और कोई नहीं करेगा, आपको ही करनी है। आप उससे दूर नहीं जा सकते हैं। आपको निवेश करना है तो थोड़ा समझदारी से करिए। अपनी वाणी को आप बहुत समझदार से लीजिए, क्योंकि वाणी आपकी गलत हो सकती है, कर्कश हो सकती है, स्ट्रांग हो सकती है। आप अपने बहुत कठिन प्रयासों से बहुत अपने लाइफ स्टाइल को बदल सकते हैं, अगर आप प्रयत्न करें तो। एकदम से घबरा गए तो नहीं हो सकता है। अगर आपको नौकरी में कहीं दिक्कत हो रही है तो आप बदलाव जरूर कर लें, अभी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ राहु बैठा है, आप बदलाव बहुत इजी ढंग से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी नॉनसेंस जैसे सट्टा है या कोई ऐसे उपकरण जो कि आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं, उनसे आप कोसों दूर रहिए। अभी अंत में मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आपको अपने बच्चों की देखभाल बहुत करनी है, आपका जो निवेश है उसे भी ध्यान देना है, और अपने पारिवारिक जीवन की तरफ आपको बहुत ही कंसंट्रेट इस अवधि में करना होगा। चलिए अब हम बात करते हैं 9th राशि वालों, धनु के लिए। धनु लग्न और धनु राशि वाले बहुत ही आजाद ख्याल के होते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं, बहुत ईमानदार, सच्चे, विश्वास योग्य, समझदार व्यक्ति होते हैं। धार्मिक होने के साथ साथ बुद्धिमान, क्योंकि इनका गुरु इनको कंट्रोल कर रहा है। ये बहुत प्रभावी होते हैं, चमकदार होते हैं, आशावादी होते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत ही प्रेरणादायक व्यक्ति होते हैं, उत्साही होते हैं, खर्चीले भी बहुत होते हैं। इन्हें खर्च करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये कुछ इनके इम्पोर्टेंट बिहेवियर्स हैं। इनके मन और शरीर के बीच बहुत समय द्वंद्व चलता रहता है, और ये द्वंद्व के लिए ये किसी थर्ड पार्टी से या किसी से विचार विमर्श करते रहते हैं। तो ऐसे समय में अगर अच्छे लोग हों तो अच्छा विचार मिलेगा, और अगर खराब लोग हैं तो खराब विचार।
तो धनु राशि, धनु लग्न वालों के लिए गुरु का गोचर बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि गुरु बैठे हैं आपके 5th हाउस में, ट्रिक हाउस में बैठे, बहुत ही बढ़िया हाउस में बैठे। और जब ट्रिक हाउस में बैठते हैं तो सब तरफ आपको आपके पूरे एम्बिशंस को कंप्लीट करेंगे। आपके पास बचत, पैसा, संपत्ति बढ़ सकती है, बहुत डबल हो सकती है, ट्रिपल हो सकती है, अगर आपको पूर्ण तरीके से गुरुदेव का मंत्र और गुरुदेव की रेमेडी को यूज करेंगे तो जरूर आपको बहुत फायदा होने वाला है। इस आपको अपने संपत्ति का बहुत ही लाभ होगा, क्योंकि आप लाभ की तरफ आपका गुरुदेव का इशारा जा रहा है। आप अपनी माँ से की भी बहुत सहायता प्राप्त करेंगी और माँ के लिए भी आप बहुत सहायता देंगे। आपके बच्चे आपसे बहुत ही खुश रहेंगे। आपका सामाजिक दायरा बहुत ही बढ़ने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बताए, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम पहुंचते हैं 10वीं मकर राशि कैप्रिकॉर्न में। तो कैप्रिकॉर्न लग्न और राशि वाले आप भी बहुत मेहनती होते हैं, समर्पित होते हैं, वफादार होते हैं। आपके अंदर महान अनुशासनशील होता है। क्यों? क्योंकि आप शनि से कंट्रोल होते हैं। आप जिस भी गतिविधि को चुनते हैं उस क्षेत्र को शीर्ष तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सावधानी, बहुत ही दृढ़ दृष्टिकोण के साथ आप आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। लगता है कि आप नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आप जब पहुंचते हैं तो वहां पर तिरंगा ही दिखता है। तो तिरंगा जो लगाने वाले हैं वो मकर राशि वाले ही होते हैं। तो देखिए आपके साथ में गुरुदेव कहाँ बैठे हैं? आपके 4th हाउस में बैठे हैं। जब गुरुदेव यहाँ पर बैठेंगे तो आपकी माता का स्वास्थ्य पर दबाव आपको समझ में थोड़ा ज्यादा समझ जल्दी आएगा। उनका बहुत अधिक स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रखना है। आपको माता की बहुत ही देखभाल करनी है, क्योंकि एक आपका जो यहाँ पर जा रहा है वो डिफिकल्टी हाउस में जा रहा है। आप विदेश के तरफ अभी पूर्ण तरीके से इस अवधि में लैंड कर सकते हैं। तो कैप्रिकॉर्न वाले लोगों को ये मैं सजेशन है कि आपका बहुत दिन से जो लंबे समय से लक्ष्य बना हुआ है बाहर जाने का, वो अब पूर्ण होने वाला है। तो बधाई है कैप्रिकॉर्न वालों को। अगर वो थोड़ा सा समझदारी से काम लें, गुरुदेव का मंत्र की जाप करें और गुरुदेव का रेमेडी को करें तो जरूर वो अपने इस कार्य में सफल हो पाएंगे। अब आते हैं हम कुंभ वालों की तरफ। देखिए कुंभ जो है बहुत ही चिंतनशील वाले व्यक्ति होते, बहुत चिंता करते रहते है ना, आत्म केंद्रित, मतलब इनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की बहुत आदत रहती है। अगर इनको नहीं बनाया तो ये गुस्सा हो जाते हैं। ये बहुत ही आत्मविश्वासी होते हैं। इनमें बहुत ही परिश्रम डूबा हुआ है। ये परिश्रम के बिना कुछ नहीं खाएंगे। अगर कोई इनके सामने मिठाई ला के रख दे और इन्होंने परिश्रम नहीं किया है तो मिठाई इनको नहीं फलेगी। परिश्रम के बाद इनको मिठाई खाना पसंद है। अपना लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं, फिर संतुष्ट होते हैं। अंत में एक ही बात मैं बोलूंगा, एक्यूरेस और कुंभ राशि वालों, आपको एकांत बहुत पसंद है। आप एकांत में ही सारा अपना होमवर्क करते हैं, अपना पूरा का पूरा रेमेडी वहीं बैठ के बनाते हैं। आप भीड़ में अपने आप को बहुत अनसेफ महसूस करते हैं। तो कुंभ लग्न कुंभ राशि वाले लोग जरूर ध्यान दीजिए कि आपके साथ गुरु महादेव कहाँ बैठे हैं। इस बार वो पराक्रम हाउस में बैठे हैं, आपके छोटे भाई बहन के हाउस में बैठे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा समय है कि आप आध्यात्मिक के लिए अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। आपके भाई बहनों को आप बहुत अच्छे से मदद कर सकते हैं और वो भी आपको इस समय बहुत मदद करेंगे। आप बहुत सारे दस्तावेजों की तरफ हो सकता है कि उसे
हस्ताक्षर भी करेंगे। आपकी छोटी मोटी धार्मिक यात्राएं भी अभी इस समय बढ़ जाएंगी। आप अपने साथ में पार्टनरशिप का भी काम कर सकते हैं। अगर आपके साथ में कोई व्यवसाय शुरू करना है तो आप कर सकते हैं। अंत में मैं एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो वो हो जाएगा इस पीरियड में। तो ध्यान रखिए एक्यूरेस वाले लोग, आप अपने आप को यहाँ बहुत सेफ महसूस करेंगे इस पीरियड में। ठीक है, चलिए अब आखिरी राशि है आज की मीन राशि। तो मीन राशि वाले एक्चुअल में दो तरीके के होते हैं, ये आशावादी भी होते हैं, निराशावादी भी होते हैं। बहुत जल्दी आशा होती है, बहुत जल्दी निराशा भी होती है। बहुत जल्दी अपनी राय नहीं बना पाते हैं, किसी भी चीज के लिए अपनी राय नहीं बना पाते। हर माहौल में अपने आप को वो उतार लेते हैं। कोई भी नया माहौल मिला उनसे कोई दिक्कतें नहीं होती। दूसरों का बोझ बनना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। जीवन साथी के प्रति ये पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहते हैं, समर्पित रहते हैं। उनके अच्छे और बुरे स्वभाव दोनों को वो अपना लेते हैं। ये बहुत ही यूनिक तरीके के मीन राशि मीन लग्न वाले होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि गुरु महादेव कहाँ बैठे हैं आपके कुंडली में। तो भाई आपके में तो बहुत ही सही जगह बैठ गए हैं, धन लाभ धन की जगह बैठ गए हैं। तो भैया बहुत ही फायदा होने वाला है। पर आप ध्यान रखें कि आपके साथ शनि का भी यहाँ पर तीसरी है और यहाँ पर राहु भी बैठा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो दिख रही होंगी पर होगा नहीं। तो आप बहुत अपने आप को केयरफुल यहाँ पर काम करिएगा। आपको पैसा तो बहुत मिलने वाला है, बहुत मिलने वाला है, लेकिन उसी पर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपके साथ में जो पद्धति अगर आप सर्विस करते हैं तो उसमें भी आपकी आय बढ़ सकती है। तो यहाँ पर तो बहुत ही साफ मेरे को दिख रहा है, लेकिन आप ध्यान रखें कि शनि का भी तीसरी दृष्टि है, एकदम से हर चीज में रिजल्ट नहीं आएगा। तो निराश नहीं होइए, आप आशा को साथ में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हमने पूरी 12 लग्न 12 राशियों को हमने समझा। अब हमें लास्ट में बताता हूँ रेमेडी ऑफ गुरुदेव महाराज की। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा सबसे पहला सबसे सरल मंत्र है ओम श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ है कि मैं अपने महान गुरु जी को झुककर नमस्कार करता हूँ। तो सभी राशि लग्न वालों को इस मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए जब तक वो आपके साथ में है और जब तक आपके साथ राहु है। राहु जब हट जाएगा तब कोई बात नहीं। अगर आप चाहें तो गुरुदेव का गुरुवार का दिन बहुत ही सुखमय होता है, फलदायी होता है। उस दिन आप उनका भजन कीर्तन कर सकते हैं, व्रत रख के कर सकते हैं। आप जैसा भी चाहें उसको, कोई ऐसा बहुत मतलब इसके पीछे रिजिड बात नहीं है। बहुत लोग व्रत को बहुत ही ज्यादा अलग तरीके से समझते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आप अपने मन और दिमाग को कंट्रोल रखें, वही व्रत है आपका। आप गुरुवार के दिन हल्दी डालकर नहाने को बहुत अच्छा रहेगा, आपको भगवान का आशीर्वाद मिल सकता है। आप गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करिए और दीपक जरूर वहां पर जलाने की आप अपनी पूरी इच्छा रखिए। तो ये कुछ 4 रेमेडी हैं जो मैं आपको अंत में बता रहा हूँ। आप इस चीज को करने की पूरी तरीके से कोशिश करिए। तो जय श्री महाकाल। आज के लिए यहाँ पर ही मैं स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक यू।